हेलो फ्रेंड, मैं एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है ब्लड। ब्लड एक प्रकार का तरल संवहन ऊतक है जो हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को आपस में जोड़ने का कार्य करती है। ब्लड के और भी सारे कार्य है, जैसे पोषक तत्वों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना, गैसों का परिवहन, हार्मोन का परिवहन, ये सब आपका रक्त का ही कार्य है। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्लड एक प्रकार का तरल संवहन ऊतक है। तरल का मतलब लिक्विड, संवहन का मतलब पोषक तत्व, हार्मोन, गैसों इत्यादि को ढोने वाला, और यह एक प्रकार का टिश्यू है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। 7.4 याद रखिएगा। जिसका भी पीएच मान 7 से ऊपर चला गया वो आपका क्षारीय हो जाएगा, और जिसका पीएच मान 7 से कम होगा वो आपका अम्लीय हो जाएगा, और जिसका पीएच मान 7 होगा वो आपका उदासीन होगा। रक्त मुख्य रूप से दो प्रकार के अवयवों से मिलकर बना हुआ है, प्लाज्मा तथा रक्त कणिका। रक्त में प्लाज्मा 55%, जबकि ब्लड कॉर्पस्कल्स आपका 45% होता है। रक्त कणिका को हम एक और नाम से जानते हैं, वो नाम आपका हीमेटोक्रीट है। इस प्लाज्मा में आपका 4 प्रकार के प्रोटीन उपस्थित होते हैं। पिछले वाली क्लास में हम इसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बताए थे। प्लाज्मा प्रोटीन 4 प्रकार के होते हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, थ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन। पिछले वाली क्लास में हम लोग फाइब्रिनोजेन के बारे में डिटेल से जाने थे। फाइब्रिनोजेन एक ऐसा प्लाज्मा प्रोटीन है जो हमारे रक्त का थक्का जमाने का कार्य करता है। प्लाज्मा प्रोटीन का निर्माण यकृत में होती है, ये भी हम पीछे वाले क्लास में आप लोगों को बता चुके हैं। और उस प्लाज्मा प्रोटीन को बनाने में मुख्य रूप से विटामिन के भागीदारी निभाती है। याद रखिएगा इस बात को। प्लाज्मा प्रोटीन का निर्माण आपका यकृत के अंदर होता है, और प्रोटीन निर्माण करने में जो सहायक विटामिन है वो आपका के है। रक्त के संघटक, अब हम लोग यहाँ जानेंगे कि रक्त मुख्य रूप से कौन कौन से पदार्थों से मिलकर बना हुआ है। तो सबसे पहला पॉइंट, इरिथ्रोसाइट, जिसे हम लोग आरबीसी के नाम से भी जानते हैं, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, जिसे हम लोग हिंदी में लाल रक्त कणिका बोलेंगे। ल्यूकोसाइट, जिसे हम लोग डब्ल्यूबीसी बोलेंगे, पूरा नाम व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स, श्वेत रक्त कणिका। तीसरा प्लेटलेट्स, इसे हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। पिछले वाली क्लास में हम आप लोग को बताए थे प्लेटलेट्स, ये आपका रक्त का थक्का जमने में सहायक होती है। चौथा आपका है प्लाज्मा, ये आपका 55% होती है, जो ये तीनों रक्त कणिका को अपने आप में घोलने का कार्य करती है। यदि प्लाज्मा को अलग निकाल दिया जाए तो आपका ल्यूकोसाइट, इरिथ्रोसाइट्स और थ्रोम्बोसाइट्स ये आपका पाउडर के रूप में प्राप्त हो जाएंगे। एक बात और आप लोग याद रखिएगा, इम्यूनोथेरेपी में प्लाज्मा को शरीर के अंदर, रोगी के शरीर के अंदर ट्रांसप्लांट किया जाता है, चढ़ाया जाता है, और ऐसा करके डेंगू, इसके अलावा अभी जो आप लोगों का एक वायरस चल रहा है कोविड-19, उस पर भी रिसर्च किया जा रहा है। यहाँ ये देखा जा रहा है कि प्लाज्मा को ट्रांसप्लांट कराने से उस कोविड-19 वाले बैक्टीरिया पर क्या प्रभाव पड़ता है। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो भी एंटीजन होता है, पिछले वाली क्लास में आप लोग के साथ हम डिस्कस किए थे, जो भी एंटीजन होता है वो आपका एंटीजन और एंटीबॉडी प्लाज्मा में घुल जाते हैं। तो यदि किसी भी, जैसे डेंगू हो गया, कोविड-19 हो गया, ये सब वायरस को खत्म करने के लिए फिलहाल कभी कभी क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति का इम्यून सिस्टम में कुछ कैपेसिटी होती है, तो प्लाज्मा को ट्रांसप्लांट करने से हो सकता है कि इसके वायरस उसके अटैक से डेड कर जाए। तो यहाँ पे हमारा जो शोध करने का तरीका वो सक्सेस हो सकती है।
चलिए, तो यहाँ यही ध्यान रखना है कि यदि रक्त के संघटक से इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट को निकाल दिया जाए तो जो पदार्थ बच जाती है उसको हम लोग प्लाज्मा या लिम्फ भी बोल सकते हैं। इसका उपयोग ल्यूकेमिया, जिसे हम लोग ब्लड कैंसर के नाम से भी जानते हैं। ब्लड कैंसर है क्या? यदि आपके ब्लड में डब्ल्यूबीसी की संख्या में लगातार तीव्र गति से वृद्धि हो रही है, अनियंत्रित वृद्धि हो रही है, तो उसी स्थिति को हम लोग ब्लड कैंसर या ल्यूकेमिया बोल रहे हैं। तो इसके उपचार में भी प्लाज्मा को ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। चलिए, तो सबसे पहला पॉइंट, रक्त के संघटक में इरिथ्रोसाइट है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। इरिथ्रोसाइट आरबीसी, पूरा नाम आपका इसका हो जाएगा रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, लाल रक्त कणिका। इसके बारे में हम लोग जानते हैं। स्तनपायी मैमेलिया ग्रुप, यानी जितने भी दूध देने वाले जंतु हैं उनमें आरबीसी का आकार जो होता है वो निरोत्तल होता है, तस्तरी नुमा होता है, जिसका व्यास 7.2 माइक्रोन होती है। एक बात और इसमें याद रखिएगा, जितने भी स्तनपायी जंतु हैं उनके आरबीसी में केंद्रक उपस्थित नहीं होते हैं, लेकिन उसमें भी दो जंतु अपवाद है, ऊंट और लामा भेड़। इसके आरबीसी में केंद्रक उपस्थित होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप लोग माइंड कर लीजिएगा। तो स्तनपायियों में जो आरबीसी उपस्थित होता है उसमें केंद्रक नहीं होता है, लेकिन अपवाद के रूप में आपका ऊंट और लामा भेड़, जिसके आरबीसी में केंद्रक उपस्थित होता है। आरबीसी की जीवन अवधि, एक बात आप लोग और समझ लीजिए, हमारे शरीर में जितने भी सेल है, जितने भी कोशिका है, वो आपका नया नया बनते रहती है और उसका मृत्यु भी होती रहती है। तो आरबीसी का जो जीवन अवधि है वो आपका 120 दिन की है। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा, बोन मैरो के अंदर होती है, लेकिन जब कोई भी जंतु भ्रूणीय अवस्था में होती है, भ्रूणीय अवस्था कहने का मतलब कि यूटेरस के अंदर, माता के शरीर के अंदर ही होती है, तो ऐसी स्थिति में आरबीसी का निर्माण लीवर के अंदर होता है या यकृत के अंदर होता है। तो निर्माण आपका अस्थि मज्जा में होगा, और जब भ्रूणीय अवस्था में कोई जंतु होगा तो ऐसा स्थिति में आरबीसी का निर्माण यकृत के अंदर होगा। एक बात और, यदि इसका निर्माण अस्थि मज्जा और यकृत के अंदर होता है तो 120 दिनों के बाद जब ये डेड करते हैं तो कहां जाकर स्टॉप होते हैं? आखिर मरते कहां है आरबीसी? शरीर के किस भाग में आरबीसी मरते हैं? तो हम लोग याद रखेंगे प्लीहा, यानी आरबीसी का जो कब्रगाह है, कब्रगाह भी उसको हम लोग बोल सकते हैं, या ब्लड बैंक भी बोल सकते हैं। यहाँ पे दो क्वेश्चन आप लोग को इससे बन रहा, आरबीसी मरते कहां है? तो बोल देंगे हम लोग प्लीहा में। प्लीहा को कब्रगाह या ब्लड बैंक के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आपका वीवीआई क्वेश्चन है। अब देखना ही है रक्त में जो आरबीसी होता है उसके अंदर क्या चीज पाई जाती है। तो रक्त में जो आरबीसी होती है उसमें मुख्य रूप से दो पदार्थ पाई जाती है, आयरन तथा ग्लोबिन। आयरन जिसे हम लोग लोहा बोल सकते हैं, Fe, और ग्लोबिन एक प्रकार की प्रोटीन है। जब ये दोनों आपस में मिल जाती है तो लोहा को हम लोग हीम के भी नाम से जानते हैं, आयरन को हम लोग हीम के भी नाम से जानते हैं। तो यदि Fe और ग्लोबिन मिल जाती है तो हीमोग्लोबिन का निर्माण कर देती है। तो आरबीसी के अंदर आपका लोहा और ग्लोबिन मिलकर हीमोग्लोबिन नामक रंजक का निर्माण, वर्णक का निर्माण करती है, और इसी हीमोग्लोबिन के कारण, हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण हमारे रक्त का जो रंग होती है वो आपका लाल होती है। इस बात को याद रखिएगा। कुछ जंतु जैसे आपका हो गया मोलस्का और क्रस्टेशियन, यह आपका समुद्री जंतु है।
समुद्री जंतुओं का संघ है। इन जंतुओं में हीमोग्लोबिन के स्थान पर हीमोसाइनिन वर्णक पाया जाता है और इस हीमोसाइनिन वर्णक के कारण उन जंतुओं के रक्त का जो रंग होती है वो आपका ब्लू होती है, नीला होती है। इस बात को याद रखिएगा। मोलस्का तथा क्रेस्टेशियन जगत के जंतुओं के जो रक्त का रंग होता है वो आपका नीला होता है। और किसके कारण होता है? क्योंकि उसके हीमोग्लोबिन, हमारे रक्त में जो हीमोग्लोबिन होती है उसके स्थान पर उसके रक्त में हीमोसाइनिन उपस्थित होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आरबीसी की संख्या, आरबीसी की संख्या यदि मेल में, नर में देखा जाए तो आपका 50 लाख प्रति घन मिलीलीटर होती है, जबकि फीमेल में 45 लाख घन मिलीलीटर होती है। इस बात को याद रखिएगा। अब यदि हम लोग सोते समय देखा जाए, जिस टाइम हम लोग सोते रहते हैं उस स्थिति में देखा जाए तो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम स्लो मोशन में चली जाती है, श्वसन की दर होती है जो घट जाती है। घटने के कारण हमारा जो आरबीसी है उसकी संख्या में 5% का लॉस आता है। उसका जस्ट अपोजिट आप लोग भी महसूस किए होंगे, जिस टाइम हम लोग रनिंग करते हैं या हार्ड वर्क करते हैं उस टाइम हम लोग का जो श्वसन की दर है वो काफी बढ़ जाती है। यदि देखा जाए जो माउंटेन राइडर होते हैं, जो पर्वतारोही होते हैं, वो यदि 4200 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं तो उनकी धड़कनें, उनकी श्वसन दर इतनी तेज होती है कि उनका आरबीसी आपका 30% तक बढ़ जाती है। और यही कारण है कि जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ती है, आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है, तो कभी कभी जो शिराएं होती है वो फट जाती है और उनका नाक से ब्लीडिंग होना क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। इस बात को याद रखिएगा। स्लीपिंग मोड में हमारे आरबीसी 5% लॉस करती है, जबकि यदि हम 4200 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं तो वैसा सिचुएशन में आपका आरबीसी लगभग 30% तक बढ़ जाती है, जिसके कारण कभी कभी हमारे शरीर की शिराएं फट जाती है और नाक से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। यहाँ एक और कार्य है, यदि देखा जाए तो इसका एक कारण और बनता है। हम लोग की आरबीसी में 30% का ग्रोथ होता है, इसके अलावा हमारे शरीर के ऊपर पड़ने वाली वायुमंडलीय दाब में कमी आ जाती है, जबकि शरीर के रक्त दाब काफी बढ़ जाती है। इस कारण से भी हमारी शरीर की शिराएं फट जाती है और नाक से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। यहाँ पे दोनों कॉज बनता है नाक से ब्लीडिंग आने का। जब हम लोग ज्यादा ऊंचाई पे होते हैं, अधिक ऊंचाई पर होते हैं, तो नाक से ब्लीडिंग होने का 2 कारण बनता है। पहला कारण आपका है हमारे आरबीसी में 30% की बढ़ोतरी और उसके साथ साथ वायुमंडलीय दाब में कमी। जैसे जैसे हम लोग ऊंचाई पर जाएंगे हमारे शरीर पर पड़ने वाली वायुमंडलीय दाब की मात्रा घटते जाती है और हमारा रक्त दाब, जब बाहरी दबाव घटेगा तो हमारे शरीर के रक्त दाब हमेशा बढ़ेगा। तो यहाँ दोनों एक दूसरे के अपोजिट क्रिया है। वायुमंडलीय दाब में कमी आएगी तो हमारा रक्त दाब बढ़ते चल जाएगा, जिसके कारण हमारी शिराएं फट जाती है और नाक से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं टॉपिक पे। आरबीसी के निर्माण में हमारे शरीर में जो बोन मैरो के अंदर आरबीसी का निर्माण होता है, उस स्थिति में आरबीसी के निर्माण क्रिया में विटामिन B12 तथा फॉलिक एसिड दोनों सहायक होते हैं। जिस व्यक्ति के शरीर में फॉलिक एसिड और विटामिन B12 की कमी होती है, उसके शरीर में जो ब्लड होती है उसमें आरबीसी की संख्या काफी कम हो जाती है, जिसके कारण उनमें एक रोग होता है जिसे हम लोग एनीमिया के नाम से भी जानते हैं। एनीमिया को हम लोग रक्ताल्पता के नाम से भी जानते हैं। इस बात को याद रखिएगा। चलिए, तो ये पूरा आपका इरिथ्रोसाइट यानी आरबीसी का कॉन्सेप्ट था। अब हम लोग देख लेंगे इसका मुख्य जो कार्य है, इरिथ्रोसाइट या आरबीसी का मुख्य कार्य है वो है आप लोग का गैसों का परिवहन। चूंकि इसमें हीमोग्लोबिन पाई जाती है तो ये ब्लड के कलर को डिनोट करने के साथ साथ
जो हम लोग श्वसन की क्रिया करते हैं उसमें आने वाले ऑक्सीजन को विभिन्न शारीरिक ऊतकों तक पहुंचाती है और फिर से वहां एटीपी के विखंडन के दौरान जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनता है उस कार्बन डाइऑक्साइड को पुनः हीमोग्लोबिन अपने साथ जोड़कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में बनाकर फिर से फेफड़े तक लेकर आती है और तब हम लोग अपने नाक के द्वारा उसको वायुमंडल में छोड़ देते हैं। आरबीसी में यहाँ पे हीमोग्लोबिन का ही आप लोग का याद रखिएगा। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है और इसके अलावा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे शरीर के विभिन्न ऊतकों से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना तथा ऑक्सीजन को विभिन्न शारीरिक ऊतकों तक पहुंचाने का कार्य करती है। तो आशा करता हूं दोस्तों आप लोग को ये पूरा वीडियो समझ में आई होगी। यदि कहीं पे भी डाउट लगता है तो कमेंट जरूर करें, उसका आप लोग को रिप्लाई जरूर मिलेगा।